Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing well. In continuation with our series of हिस्ट्री PYQs, मॉडर्न इंडिया में हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे और लास्ट हमने जो अर्ली फेज है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813 तक वो देख लिया था और in today's class we will be discussing a few more questions based on expansion of British power in India. So without any further ado, let's get started. Question number 1. With reference to the subsidiary alliance, consider the following statements. First of all, you need to mark a few things before your brain starts calculating or deducing the right answer. तो उस ऑर्डर में पहली चीज तो करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है. देन टॉपिक क्या पूछा है, इंडियन रूलर्स वर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट. तो बेसिकली इसने ना जो बुकिश डेफिनेशन है सब्सिडरी अलायंस की वो पूछी है. इंडियन रूलर्स वर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप्स विद इन देयर टेरिटरी. तो क्या ऐसा था कि इंडियन रूलर्स हैड टू एक्सेप्ट British troops within their territory? They could not enter into alliance with other states without British consent. That means कि जो उनके स्टेट के बाहर की पावर्स हैं, राइट, दैट इज टू मेक अलायंस और डिक्लेयर वॉर, तो वो ब्रिटिश कंसेंट के बिना नहीं कर सकते थे. क्या ये इस लाइन पे सब्सिडरी अलायंस को बनाया गया था? द सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी. वी ऑल नो the subsidiary alliance was introduced by Wellesley in its grand form, but अर्लियर जो डेवलपमेंट्स थी वो ड्यूप्लेक्स जो फ्रेंच गवर्नर थे, है ना, जिनको कॉल आउट कर लिया गया था, है ना, ही वॉज कॉल बैक टू फ्रांस और वहां पर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था. ठीक है, तो डलहौजी तो नहीं थे, वेलेस्ले थे यहाँ पे, राइट. This one is incorrect. Sorry. Indian rulers were required to accept British troops. बहुत बुकिश डेफिनेशन है. ब्रिटिश ट्रूप्स को स्टेशन करके रखना होता था अपनी टेरिटरी में, और इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी राइट्स, दैट इज टू मेक अलायंस, है ना, ये सब नहीं अवेलेबल थी इंडियन रूलर्स के पास अंडर सब्सिडरी अलायंस. 1 and 2 are correct. Moving ahead. Sorry. Which of the following states was the first to accept subsidiary alliance? Which one is first? इसका भी ना एक ऑर्डर है, ठीक है, और ये आपको याद रहना चाहिए. फर्स्ट स्टेट वाज हैदराबाद. ठीक है, तो अगर आपने अभी भी नोट्स नहीं बनाए हैं, है ना, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके. ठीक है, और ऐसे ही इसी ऑर्डर में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एक ऑर्डर है कि किस स्टेट ने पहले एक्सेप्ट की, ठीक है, कौन सी स्टेट पहले उस फोल्ड में कैप्चर कर ली गई, तो उस टाइप की चीज़ें जो कुल मिला के ध्यान अपनी ओर खींचती हैं, केंद्रित करती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए.
वो तो ग्रीन एरिया है ना, मतलब मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं वो प्रीलिम्स के लिए। तो वो नहीं याद है तो फिर सोचो आप इन डेप्थ तो आप कहाँ कहाँ ट्रैप हो जाओगे, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की बात कर रहा है, करेक्ट पूछा है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो क्या लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स? अलाउड द ब्रिटिश टू एनेक्स स्टेट्स विदाउट नेचुरल हेयर। तो स्टेट्स को एनेक्स कर लो जिनके पास नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब जिनके बायोलॉजिकल हेयर नहीं है, उनको बोले कि एनेक्स कर लो। तो ऐसा था क्या? इट वॉज अप्लाइड टू सतारा एंड झांसी। तो क्या सतारा और झांसी इस फोल्ड में थे? ट्राई करें इस क्वेश्चन को। वेल, फर्स्ट थिंग इज इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी, राइट। और इसकी जो प्रिंसिपल थी कि वो ये थी कि जब नेचुरल हेयर नहीं होगा, ठीक है, तो ब्रिटिश जो है स्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो एनेक्स कर लेगा, ठीक है। और ये सतारा, झांसी, नागपुर है ना, काफी सारे एरियाज में लगाई गई थी। इसका भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, आपको याद होना चाहिए। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टिपिकल पैटर्न है, तो मिस ना करें, बेहतर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, यहाँ पे गलत बताना है। टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो जो टीपू सुल्तान थे, है ना, वी ऑल नो कि फोर्थ वॉर जो है एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। दिस वन इज करेक्ट। तो ये तो आंसर नहीं होगा। मैसूर लॉस्ट टेरिटरी आफ्टर ईच एंग्लो मैसूर वॉर। Lost territory after each Anglo-Mysore war. Hyder Ali founded the Mysore kingdom. टीपू सुल्तान died in 1799. तो ये तो फोर्थ बैटल ही हो गया इसकी। तो अब आपको शायद कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या हैदर अली ने मैसूर किंगडम फाउंड किया था या नहीं, ठीक है। तो अगर आप सोचें तो मैसूर किंगडम वुडेयार सी तो थे, और ये तो एग्जिस्ट करती थी, है ना, ऑलरेडी। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड अगर एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे हम लोग, तो धीरे धीरे करके, चाहे वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हो, ट्रीटी ऑफ मैसूर हो, ठीक है, टेरिटरीज लॉस हुई थी। कहते फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बताओ, तो ऊपर डिस्कस किया हमने, है ना। इसमें तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कहते विथ रेफरेंस टू एंग्लो मराठा वॉर्स। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ सलवाई। Second Anglo-Maratha War led to British control over Delhi. Third, ended Maratha political dominance. करेक्ट बताना है, ट्राई करें। ट्रीटी ऑफ सलवई जो है 1782 की, है ना, तो ऑफ कोर्स ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को एंड करने के लिए साइन की गई थी। और जब हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से ब्रिटिश कंट्रोल ओवर दिल्ली स्टैब्लिश हो गया था, तो ये तो करेक्ट है। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से मराठास की जो पॉलिटिकल डोमिनेंस थी, है ना, जो 1817 टू 18 का जो वॉर है, उससे डोमिनेंस कम हो गई थी। ट्रू है ये तो। कुछ भी ऐसा डाइसी नहीं था इसमें, तीनों स्टेटमेंट्स में
कोई ऐसे कीवर्ड्स नहीं यूज़ किए कि आपको ट्रैप किया जाए। अब इस टाइप के जेनेरिक क्वेश्चंस में भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे कि वो यू नो एक थोड़ा पैरानोइया डेवलप हो जाता है जब हम इस एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी और चीज़ों को देखते हैं। हमको ऑलवेज ना एक ये रहता है कि एक इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी क्यों नहीं है ना? जब जो फ्री के नंबर मिलते हैं या यूं बोले कि जब केक वॉक बन जाता है कुछ क्वेश्चन, सब तो नहीं, तो उस टाइम पे हमको लग रहा होता है कि अरे ये तो पॉसिबल भी है कि नहीं है करके, ठीक है। विच द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द ट्रीटी ऑफ बसेन। तो ट्रीटी ऑफ बसेन के बारे में बताइए। बेसिकली जो बाजीराव सेकंड के साथ ट्रीटी साइन हुई थी पेशवा के साथ, तो उन्होंने जो है सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई, ठीक है। कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्रिटिश यूज्ड बोथ वॉर एंड डिप्लोमेसी टू एक्सपेंड इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स ऑलवेज रेजिस्टेड ब्रिटिश एक्सपेंशन। इकोनॉमिक मोटिव्स प्लेड अ रोल इन एक्सपेंशन। करेक्ट बताना है। देखिए पहली चीज तो इकोनॉमिक मोटिव्स तो थे एक्सपेंशन के, इसीलिए एक्सपेंड कर पाए, और बाकी लोग इसलिए आउट हो गए पिक्चर से क्योंकि उनके रिलीजियस मोटिव्स भी थे, ठीक है। वो कन्वर्जन में भी मिशनरीज आ गए थे और कन्वर्जन भी उनका फुल स्केल बन रहा था। इवन आप देखते हैं कि जो पोर्तुगीज हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या होती कि टेक मोर इंडियन वुमेन एंड प्रोड्यूस मोर पोर्तुगीज मैन। तो इस टाइप की आइडियोलॉजीज भी चल रही थी पैरेलली, ठीक है। तो दिस वन इज ट्रू। इंडियन रूलर्स ऑलवेज रेसिस्टेड ब्रिटिश एक्सपेंशन। कितनी सारे दस्तक दीवानी राइट्स दिए गए हैं, तो रेसिस्ट तो नहीं कर रहे थे ऑल टाइम, है ना। ऑफ कोर्स इनिशियली थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो था ही, मराठास के साथ भी था, आप देखेंगे सिख किंगडम के साथ भी था, इधर हैदर अली के साथ भी डेवलप हुआ। तो वेलकमिंग तो इतने नहीं थे भाई हमारे किंग्स के यहाँ आओ और लूट के ले जाओ हमको, इतना भी वो नहीं था, है ना। तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was associated with subsidiary alliance? वेरी इजी क्वेश्चन है ना। Which of the following best explains the expansion of British power in India? तो ओनली मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुए, सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुए, और भी तो चीजें हुई थी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, ठीक है। कुछ दस्तक दीवानी राइट्स हैं, कुछ डिप्लोमेटिक एंगल्स हैं। ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऐसा भी नहीं था, है ना। एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, एक बहुत कलेक्टिव और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने एक्सपैंड किया था खुद को। कॉम्बिनेशन ऑफ वॉर डिप्लोमेसी एंड पॉलिसीज, बहुत जेनेरिक और बहुत हिंट करता हुआ आंसर कि मैं ही सही आंसर हूँ, वो चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहा है। ओनली इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो भाई पहली चीज तो ओनली तो पहले ही आपको ये ना क्लिक करना चाहिए एकदम माइंड में, जैसे ओनली, ठीक है, या एवरी, इस टाइप के वर्ड आते हैं ना, है ना, ऑल, तो उनको जरूर आप मतलब सर्कल आउट करें, या तो या फिर आप सोचने समझने की कोशिश करें उस वर्ड को और बेहतर तरीके से। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास, and in the next lecture we will be covering consolidation and administrative policies, ठीक है। जैसे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, लैंड रिवेन्यू सिस्टम है, तीन टाइप के, तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।
बाय अप्रैल एंड मुझे लगता है मॉडर्न इंडिया भी हम ख़त्म कर चुके होंगे. एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बाय बाय, टेक केयर.